जय हिंद दोस्तों, स्टडी टेक में आपका स्वागत है। आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही शानदार और ऊर्जावान विचार के साथ करते हैं बिल्कुल। कि वर्दी का सपना तभी सच होता है जब मेहनत पसीने में बदलती है। हार मत मानना दोस्तों, क्योंकि मंजिल आपके संघर्ष का इंतजार कर रही है। बहुत ही सटीक बात कही है। हाँ, तो आज की हमारी ये विशेष गहन चर्चा खास तौर पर यूपीएसआई परीक्षा की तैयारी कर रहे उन सभी जुझारू उम्मीदवारों के लिए तैयार की गई है जो दिन रात एक करके कंधों पर 2 सितारे सजाने का सपना देख रहे हैं। और आज की चर्चा का मुख्य स्रोत मतलब जो हमारा बेस है वो स्टडी टेक द्वारा तैयार की गई एक बेहद ही बेहतरीन स्लाइड डेक है। बिल्कुल। इस स्रोत सामग्री में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटी रिवीजन को शामिल किया गया है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। जी। अक्सर ये देखने में आता है कि कानून की धाराएं, उपधाराएं और तारीखें मतलब ये सब बहुत ही उबाऊ लगती हैं। परीक्षा के भारी दबाव में इन्हें याद रखना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि किसी भी प्रतिष्ठित परीक्षा को पास करने के लिए सिर्फ तथ्यों को रट लेना ही काफी नहीं होता है। सही बात है। जब बात यूपीएसआई जैसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पद की हो तो कानून के पीछे के क्यों को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। एक बेहतरीन पुलिस अधिकारी वही बनता है जो केवल नियमों की किताब के पन्ने नहीं पलटता, बल्कि ये भी गहराई से समझता है कि वो नियम आखिर क्यों बनाया गया और समाज के धरातल पर उसका वास्तविक प्रभाव क्या है। एकदम सही कहा आपने। किसी भी कानून को लागू करने वाले के लिए उसकी आत्मा को समझना आवश्यक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्रोत सामग्री की पहली स्लाइड पर नजर डालते हैं। चलिए। जब भी कोई नया अधिनियम पढ़ा जाता है तो परीक्षा में सबसे पहला सवाल सीधे तारीखों पर आता है। स्लाइड में अधिनियम का परिचय दिया गया है और इसमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां बड़े बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखी हैं। पहली है संसद द्वारा पारित होने की तारीख। हाँ, जो कि 20 मई 1961 है। और दूसरी है पूरे देश में लागू होने की तारीख, जो कि 1 जुलाई 1961 है। अब इतिहास गवाह है कि ये तारीखें याद रखना हमेशा से एक बड़ा सिरदर्द रहा है। अरे हाँ, लेकिन यहाँ स्टडी टेक ने जो ट्रिक दी है वो वाकई ध्यान खींचती है। वो छी वाली ट्रिक? हाँ, वही ट्रिक कहती है कि दहेज लेना बहुत छी बात है। पहली बार पढ़ने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, थोड़ा मजाकिया भी है। बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बड़ा रोचक है। दरअसल छी शब्द सुनने में 6 और 1 यानी 6 एक जैसा लगता है। ओहो हाँ। तो जैसे ही दिमाग में ये छी वाला मुहावरा आएगा, तुरंत 61 यानी 1961 का साल याद आ जाएगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो क्या इस तरह के अजीबोगरीब तरीके वाकई काम करते हैं? देखिए, ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही सिद्ध और कारगर तरीका है। मतलब परीक्षा हॉल में जब समय तेजी से भाग रहा होता है, हाँ, तनाव एकदम चरम पर होता है, बिल्कुल, तो उस वक्त मानव मस्तिष्क अक्सर सीधे और सपाट तथ्यों को भूलने लगता है। मस्तिष्क को कुछ ऐसा चाहिए होता है जो सामान्य से अलग हो, जो थोड़ा स्टैंड आउट करे। सही कहा। ऐसी हास्यपूर्ण या थोड़ी अजीबोगरीब ट्रिक्स सीधे अवचेतन मन में घर कर जाती हैं। ये छी वाली ट्रिक न केवल चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाती है, बल्कि 1961 के साल को स्मृति में हमेशा के लिए लॉक कर देती है। ये तो है। इसके अलावा अगर 1961 के ऐतिहासिक संदर्भ की बात की जाए तो यह वह समय था जब स्वतंत्र भारत सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ कानूनी ढांचा तैयार कर रहा था। तो उस दौर में अधिनियम का आना एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। खैर, तारीखों के अलावा इस स्रोत में अधिनियम की संरचना पर भी प्रकाश डाला गया है। आमतौर पर बड़े कानूनों में कई अध्याय या चैप्टर्स होते हैं, लेकिन इस अधिनियम की विशेषता यह है कि इसमें 0 अध्याय हैं। एक भी नहीं? हाँ, पूरे अधिनियम को केवल 10 धाराओं में समेट दिया गया है। और इन 10 धाराओं को याद रखने के लिए भी स्टडी टेक की स्लाइड में एक बहुत ही मजेदार चित्र दिया गया है। ये उनकी दूसरी फनी ट्रिक है। वो लालची आदमी वाला चित्र? हाँ, एकदम। स्लाइड के एक कोने में एक लालची व्यक्ति और पैसों की एक बड़ी सी थैली बनी हुई है। और ट्रिक ये है कि लालची लोग कहते हैं बस 10 लाख दे दो। अच्छा, 10 लाख से 10 धाराएं। हाँ, तो बस इस 10 लाख के जुमले से ये याद रखना है कि इस अधिनियम में कुल धाराएं भी 10 ही हैं। स्टडी टेक की सामग्री इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे जटिल और रूखे कानूनी तथ्यों को रोचक बनाकर पेश किया जा सकता है। सही बात है।
मेरे लिए यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या केवल 10 धाराओं में इतनी बड़ी सामाजिक कुप्रथा को कानूनी रूप से कवर किया जा सकता है? क्या एक कानून बहुत छोटा नहीं है? ये एक बहुत ही पैनी और विश्लेषणात्मक सोच है। सच तो ये है कि कानूनों का बहुत लंबा होना कई बार बचाव पक्ष के लिए कानूनी कमियां, लूपहोल्स खोजने का रास्ता खोल देता है। चूंकि इसमें केवल 10 धाराएं हैं, इसलिए कानून बहुत ही सीधा, स्पष्ट और टू द पॉइंट है। इसका उद्देश्य भटकाना नहीं, बल्कि एक सामाजिक बुराई पर सीधा प्रहार करना है। एक यूपीएसआई उम्मीदवार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एक फायदा भी है, क्योंकि उनसे अपेक्षा की जाती है कि उन्हें ये 10 धाराएं बिल्कुल मुंह ज़बानी याद हों। बिल्कुल। छोटी संरचना का मतलब है कि पुलिस अधिकारी त्वरित कार्रवाई कर सकता है बिना लंबी चौड़ी कानूनी व्याख्याओं में उलझे। यह मामला वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। मेरा मतलब है, जब हम स्रोत सामग्री की दूसरी स्लाइड पर आते हैं तो बात सीधे अधिनियम की शुरुआती धाराओं पर आ जाती है। हाँ, धारा 1 और धारा 2। धारा 1 तो अधिनियम के विस्तार के बारे में बात करती है। स्लाइड में भारत का एक सुंदर सा नक्शा बना है और स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसका संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है और इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। बिल्कुल। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है और जिसपे सबसे ज्यादा विवाद होते हैं, वो है धारा 2, यानी दहेज की परिभाषा। हाँ, अक्सर समाज में, आम बोलचाल में लोग दहेज को सिर्फ नकद पैसों या जेवर से जोड़कर देखते हैं। लेकिन स्लाइड में प्रॉपर्टी के कागज, एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स और पैसों की गड्डियों का चित्र बना हुआ है। तो एक दरोगा की डायरी और कानून की नजर में असल में दहेज क्या है? ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। धारा 2 दहेज की जो कानूनी परिभाषा देती है, उसका दायरा बहुत ही व्यापक है। अच्छा। हाँ, ये केवल नकद रुपए या सोने चांदी तक सीमित नहीं है। कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, जिसे अंग्रेजी में वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहा जाता है। बिल्कुल, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वो सब दहेज की श्रेणी में आती हैं। ये मूल्यवान प्रतिभूति वाला शब्द अक्सर उम्मीदवारों को डराता है। इसका आसान शब्दों में क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई नकद पैसा नहीं मांग रहा है, लेकिन वो एक कोरा चेक मांगता है जिस पर हस्ताक्षर किए हुए हों, या फिर किसी जमीन की रजिस्ट्री के कागजात मांगता है, या फिर कोई एफडी की रसीद। एकदम सही। ये चीजें अपने आप में नकद नहीं है, लेकिन इनमें संपत्ति या अधिकार को हस्तांतरित करने की पूरी कानूनी ताकत होती है। समझ गया। यही मूल्यवान प्रतिभूति है। और स्लाइड ये भी बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि ये प्रत्यक्ष यानी सीधे तौर पर, हाँ, और अप्रत्यक्ष यानी घुमा फिराकर रूप से भी मांगी जा सकती है। इसके साथ ही स्लाइड 3 अलग-अलग समय कालों का उल्लेख करती है। विवाह के समय, हाँ, विवाह से पहले, हाँ, या विवाह के बाद। सही कहा। बिल्कुल। शादी के बाद, मतलब शादी के कई साल बाद भी अगर कोई अचानक से कार या फ्लैट की मांग करने लगे तो वो भी इसी परिभाषा के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल। समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि दहेज केवल मंडप में मांगा जाता है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन कानून साफ कहता है कि शादी के 10 साल बाद भी अगर ससुराल पक्ष से मायके वालों पर किसी संपत्ति के लिए दबाव डाला जा रहा है तो वो इसी अधिनियम के तहत दहेज माना जाएगा। और ये सिर्फ लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों से मांगने तक सीमित नहीं है ना? एकदम नहीं। स्लाइड में साफ लिखा है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष को या माता पिता और रिश्तेदारों द्वारा। यानी कोई भी पक्ष अगर विवाह की शर्त के रूप में संपत्ति मांगता है तो वो अपराध है। जी हाँ। ये जानकारी वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। विवाह के बाद होने वाली मांगों को भी समान रूप से अपराध मानना एक बहुत मजबूत कदम है। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक केस, जिसे लैंडमार्क केस कहते हैं, इस स्लाइड के निचले हिस्से में दिया गया है। हरबंश सिंह बनाम गुरशरण कौर मामला। हाँ, जो कि 1989 का है। इस केस के बारे में स्लाइड में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट निर्णय लिखा गया है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये हरबंश सिंह वाला मामला एक भावी यूपीएसआई के दृष्टिकोण से एक निर्णायक मोड़ साबित होता है। वो कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया था कि जहां दहेज की मांग लगातार हो रही हो, वहां हर मांग एक नया अपराध है। अच्छा। कानूनी भाषा में इसे निरंतर चलने वाला अपराध माना गया है। इसका मतलब अगर किसी महिला से जनवरी में 1 लाख रुपए मांगे गए, फिर बात आई गई हो गई, और फिर अगस्त में एक कार की मांग की गई,
तो ये दो अलग अलग अपराध माने जाएंगे? बिल्कुल, और इसका महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि अक्सर पुलिस थानों में या अदालतों में बचाव पक्ष ये दलील पेश करने की कोशिश करता है कि मांग तो बहुत साल पहले हुई थी, कि अब तो शिकायत दर्ज करने की समय सीमा ही खत्म हो चुकी है। एकदम सही, जिसे लिमिटेशन पीरियड कहते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने ये साफ कर दिया कि जब तक मांग का सिलसिला जारी है तब तक हर बार अपराध नया होता है। ये निर्णय पीड़ितों को एक बहुत ही मजबूत कानूनी संजीवनी देता है। बिल्कुल, एक जांच अधिकारी के तौर पर यह जानना नितांत आवश्यक है कि पीड़िता के साथ हो रहा मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न कोई एक बार की बंद हो चुकी घटना नहीं है, बल्कि हर नई मांग के साथ एक नई एफआईआर का आधार तैयार होता है। कोई भी अधिकारी ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकता कि ये मामला बहुत पुराना हो चुका है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब? मेरा मतलब है कि एक तरफ तो कानून हर तरह के लेन देन और मूल्यवान प्रतिभूति को दहेज की परिभाषा में समेट लेता है, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज भी है जो दहेज की परिभाषा से बिल्कुल बाहर रखी गई हो? हाँ। स्टडी टेक की तीसरी स्लाइड इसी अहम सवाल का जवाब देती है, और ये पूरी तरह से अपवादों यानी एक्सेप्शंस पर आधारित है। एक परिपक्व कानूनी व्यवस्था हमेशा ये सुनिश्चित करती है कि किसी एक बुराई को खत्म करने के चक्कर में किसी अन्य समुदाय के स्थापित धार्मिक या सांस्कृतिक अधिकारों का हनन न हो जाए। सही बात है। इसीलिए हर कानून में कुछ तार्किक अपवाद होते हैं। इस स्लाइड के अनुसार मुस्लिम विवाह में दी जाने वाली मेहर दहेज के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आती है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी अपवाद है, और परीक्षकों का ये पसंदीदा क्षेत्र है जहां वे अक्सर पेचीदा सवाल पूछकर उम्मीदवारों को फंसाने की कोशिश करते हैं। हाँ, स्लाइड में बहुत ही सुंदर तरीके से दूल्हा दुल्हन का चित्र बनाकर समझाया गया है कि ये मेहर आखिर है क्या। ये वह धनराशि या संपत्ति है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कन्या को वर या वर के पिता द्वारा दी जाती है। और सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने लायक है वो ये है कि ये लड़की का हक है। बिल्कुल, ये कोई अनुचित मांग या दबाव का नतीजा नहीं है। अब यहाँ भी स्टडी टेक ने अपनी रचनात्मकता का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हाँ, ट्रिक्स के मामले में वो लाजवाब हैं। मेहर के 2 प्रकार बताए गए हैं और उन्हें याद रखने की ऐसी शानदार ट्रिक दी है कि परीक्षा के तनाव में भी कोई इसे भूल ना पाए। उन ट्रिक्स के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। पहली ट्रिक है मुअज्जल को याद रखने के लिए। मुअज्जल? हाँ, इसके लिए स्टडी टेक की ट्रिक है मुअज्जल शब्द में जो ए की ध्वनि आ रही है। हाँ, अ की ध्वनि। ए से अभी, यानी ये वो मेहर है जो विवाह के समय या तुरंत बाद दी जाती है। अच्छा, जिसे त्वरित मेहर या प्रॉम्प्ट डावर भी कहा जाता है। एकदम सही। ए से अभी यानी तुरंत अदा कर दो। और दूसरी है मुवज्जल। मुवज्जल। हाँ, इसमें डब्लू यानी व की ध्वनि आ रही है, तो ट्रिक कहती है डब्लू से वेट। अरे वाह! यानी इंतजार करो, बाद में दी जाएगी। यह वो मेहर है जो तुरंत में ही बल्कि भविष्य में किसी घटना के होने पर दी जाती है, जैसे पत्नी के मांगने पर, तलाक होने की स्थिति में या पति की मृत्यु के समय। बिल्कुल, है ना? ये याद रखने का एक बहुत ही सटीक तरीका, ए से अभी और डब्ल्यू से वेट। बहुत ही स्मार्ट तरीका है। स्टडी टेक का जिक्र इस चर्चा में बार बार सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है कि वे स्रोत हैं, बल्कि इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ए और डब्ल्यू वाली छोटी छोटी ट्रिक्स परीक्षा हॉल में किसी संकट मोचक से कम साबित नहीं होती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। मुअज्जल और मुअव्वल जैसे अरबी मूल के शब्द अक्सर गैर उर्दू भाषी विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं। हाँ, बहुत कंफ्यूजन होता है। लेकिन इस तरह ध्वनियों को जोड़कर याद रखना स्मार्ट स्टडी का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि मेहर को दहेज की परिभाषा से बाहर क्यों रखा गया है। इसके पीछे का दर्शन क्या है? देखिए, दहेज आमतौर पर एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर अनुचित दबाव डालकर, ब्लैकमेल करके या लालच में लिया जाता है। ये मुस्लिम कानून के तहत पत्नी की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने का एक तंत्र है। क्योंकि इसमें कोई जबरन मांग शामिल नहीं है और ये सीधे महिला के पक्ष में है, इसलिए इसे किसी भी रूप में दहेज नहीं माना जा सकता। ये बहुत ही स्पष्ट और तार्किक व्याख्या है। इतने जटिल कानूनी प्रावधानों को चित्रों और ट्रिक्स के माध्यम से समझना वाकई आसान हो जाता है। लेकिन इस स्रोत सामग्री में अभी एक और खजाना छिपा है। अच्छा? हाँ, हमने एक विशेष अधिनियम की धाराएं पढ़ ली, ऐतिहासिक केस समझ लिया और उसके अपवादों पर भी चर्चा कर ली। लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। वो क्या? कि आखिर ये अधिनियम या देश का कोई भी अधिनियम बनता कैसे है? सही कहा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की परतें तो खुल गईं, लेकिन
एक कोरे कागज पर लिखा हुआ कोई विचार या बिल, जिसे हम विधेयक कहते हैं, वह एक पक्का कानून कैसे बन जाता है? और बिल्कुल इसी बुनियादी सवाल का जवाब स्टडी टैग की हमारी चौथी और आखिरी स्लाइड देती है, जो असल में एक पॉलिटी रिवीजन चेक है। हाँ, ये स्लाइड एक तरह से पूरे इंडियन पॉलिटी का एक माइक्रोकॉज़म है। इसमें एक विधेयक यानी बिल के कानून बनने के पूरे सफर को 5 बहुत ही आकर्षक ग्राफिक्स के जरिए समझाया गया है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे संसद की पूरी कार्यवाही आंखों के सामने चल रही हो। चलिए, उन 5 चरणों पर एक विस्तृत नजर डालते हैं जो किसी भी पुलिस या प्रशासनिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक कानून लागू करने वाले अधिकारी के लिए न केवल कानूनों की धाराओं को रटना आवश्यक है, बल्कि यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि वे कानून हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसे अस्तित्व में आते हैं। बिल्कुल। जब पुलिस अधिकारी को कानून बनने की लंबी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भान होता है, तो वह उस कानून का सम्मान भी अधिक करता है। सही बात है। तो स्टडी टैग की स्लाइड के अनुसार इस सफर का पहला चरण क्या है? पहला चरण है प्रारूपण या ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग। स्लाइड में कागज और पेन का चित्र बना है जो ये दर्शाता है कि सबसे पहले कानून का एक कच्चा ढांचा तैयार किया जाता है। ये काम रातों रात नहीं होता। इसमें कानूनविद, सरकारी अधिकारी और संबंधित मंत्रालय मिलकर ये तय करते हैं कि कानून में क्या शामिल होना चाहिए। इसके बाद आता है दूसरा और बहुत ही अहम चरण, संसद में प्रस्तुति या इंट्रोडक्शन। जी। इस चरण में संसद भवन का एक सुंदर चित्र है और बताया गया है कि बिल को लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। लेकिन रुकिए, यहाँ स्लाइड में एक बहुत ही छोटा लेकिन बेहद खतरनाक बिंदु लाल रंग से हाईलाइट किया गया है, जहां से अक्सर सवाल बनते हैं। अच्छा। वो बिंदु है धन विधेयक को छोड़कर। हाँ, ये वही जगह है जहां परीक्षक अक्सर जाल बिछाते हैं। मनी बिल वाला कॉन्सेप्ट ना? बिल्कुल। सामान्य विधेयकों को संसद के किसी भी सदन, यानी चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, कहीं भी पहले पेश किया जा सकता है। लेकिन धन विधेयक, जिसे संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया गया है, वो केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके पीछे का कारण समझना भी जरूरी है। हाँ, धन विधेयक देश के खजाने, टैक्स और खर्चों से जुड़ा होता है। चूंकि लोकसभा में सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए लोकतंत्र का ये मूल सिद्धांत है कि जनता के पैसे पर पहला अधिकार और नियंत्रण भी जनता के सीधे प्रतिनिधियों का ही होना चाहिए। और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य होते हैं। सही कहा। स्टडी टेक के स्लाइड के इस एक छोटे से ब्रैकेट ने पूरे पॉलिटी के एक बहुत बड़े और वैचारिक कॉन्सेप्ट को समेट लिया है। ये व्याख्या बहुत ही स्पष्ट है। अब बिल पेश हो गया तो तीसरा चरण आता है पारित होना यानी पासिंग। स्लाइड में हरे और लाल नारंगी रंग के घरों के आइकॉन बने हैं जो क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा को दर्शाते हैं। एक बिल को कानून बनने के लिए दोनों सदनों से बहुमत से पास होना होता है। दोनों सदनों में इस पर लंबी बहस होती है, कमियां निकाली जाती हैं और जरूरत पड़ने पर संशोधन भी किए जाते हैं। फिर आता है चौथा और शायद सबसे प्रभावशाली चरण, राष्ट्रपति की स्वीकृति, प्रेसिडेंट्स असेंट। हाँ, देश के प्रथम नागरिक का हस्ताक्षर। स्लाइड में एक औपचारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर होते हुए दिखाया गया है। भारत के संविधान के तहत संसद केवल लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर नहीं बनती, बल्कि राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग होते हैं। बिल्कुल। जब तक राष्ट्रपति अपनी मोहर नहीं लगाते, तब तक दोनों सदनों से पास होने के बावजूद कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करते हैं कि जो बिल पास होकर आया है वो संवैधानिक रूप से सही है या नहीं। उनके पास बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का भी अधिकार होता है। और इसके बाद आता है अंतिम और पांचवा चरण, जिसे अक्सर सामान्य ज्ञान की किताबों में जल्दबाजी में नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, लेकिन कानूनी रूप से ये सबसे महत्वपूर्ण है, राजपत्र में प्रकाशित होना, जिसे पब्लिश इन गैजेट कहते हैं। बिल्कुल। स्लाइड में भारत के आधिकारिक राजपत्र का चित्र है और उसके ठीक नीचे एक जज का हथौड़ा बना है जिस पर लिखा है अधिनियम बन गया। राजपत्र असल में भारत सरकार की एक आधिकारिक डायरी या बुलेटिन की तरह है। जब तक कोई कानून गैजेट में छपकर जनता के लिए सार्वजनिक नहीं हो जाता, तब तक उसे लागू नहीं माना जा सकता। मतलब सबको पता चलना चाहिए। हाँ,
राजपत्रों में प्रकाशन के बाद ही ये माना जाता है कि अब पूरे देश को इस कानून की जानकारी दे दी गई है और इसके बाद कोई ये बहाना नहीं बना सकता कि उसे कानून के बारे में पता नहीं था। इन 5 चरणों ड्राफ्टिंग, इंट्रोडक्शन, पासिंग, प्रेसिडेंट्स असेंट और गैजेट नोटिफिकेशन को स्टडी टेक ने चित्रों के माध्यम से इतनी चतुराई से एक ही स्लाइड में पिरो दिया है कि ये पॉलिटी का एक बहुत ही शानदार और त्वरित रिवीजन बन गया है। बिल्कुल। जब कोई उम्मीदवार इस प्रक्रिया को चित्रों के माध्यम से अपने दिमाग में बैठा लेता है तो परीक्षा में किसी भी चरण से पूछा गया घुमावदार सवाल भी उसे विचलित नहीं कर सकता। एकदम सही। विशेष रूप से उन सभी समर्पित उम्मीदवारों के लिए जो रात दिन एक करके यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, हाँ बिल्कुल, यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमेशा याद रखने वाली बात है कि वर्दी का सपना तभी सच होता है जब मेहनत सही दिशा में हो। बहुत सही बात कही आपने, मेहनत की दिशा सटीक होनी चाहिए। मैं स्लाइड में देख रही हूँ कि पैसों की बड़ी बड़ी थैलियों और गिफ्ट्स के चित्र बने हुए हैं जो एकदम सीधे तौर पर लेन देन को दिखा रहे हैं। ये स्लाइड अधिनियम की धारा 3 और 4 पर फोकस करती है। हाँ। अगर हम धारा 3 को देखें तो ये कानून स्पष्ट करता है कि दहेज लेना या देना दोनों ही समान रूप से दंडनीय अपराध हैं। लेना और देना दोनों? जी, दोनों। इसके लिए कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माने की बात करें तो कम से कम 15,000 रुपए। 15,000? हाँ, या फिर उस दहेज की संपत्ति के मूल्य के बराबर इनमें से जो भी रकम अधिक हो वो लगाई जा सकती है। हाँ, यहाँ इस जुर्माने वाले पॉइंट को थोड़ा और समझना जरूरी है। बिल्कुल, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि किसी मामले में 20 लाख रुपए के दहेज का लेन देन साबित हो जाता है, तो ऐसे में जुर्माना सिर्फ 15,000 नहीं रहेगा। अदालत पूरे 20 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। बाप रे! हाँ, ये भारी आर्थिक दंड इसलिए है ताकि कानून एक निवारक या कहें डिटरेंट का काम करे। सही है। हाँ, लेकिन इसमें एक अपवाद भी है जो इस स्लाइड में। हाँ, वो एक्सेप्शन भी स्लाइड में दिया है, मैं बताती हूँ। वो एक्सेप्शन पारंपरिक उपहारों का है, मतलब बिना मांगे अपनी मर्जी से दिए गए जो पारंपरिक गिफ्ट्स होते ना, जैसे कपड़े या जेवर, जो लड़की के परिवार की हैसियत के अनुसार हों। बिल्कुल, वो दहेज की श्रेणी में नहीं आते। शर्त बस ये है कि उनकी एक बाकायदा लिस्ट बनी हो और कोई दबाव न हो। मतलब स्वेच्छा से दिया है तो ठीक, लेकिन अगर मांग की गई है तो वो अपराध है। और यहीं से हमारी धारा 4 की एंट्री होती है। स्लाइड में एक आदमी लाउड स्पीकर लेकर कुछ मांगता हुआ दिख रहा है। हाँ, वो मांगने को दर्शाता है। धारा 4 खास तौर पर मांगने को अपराध मानती है। शादी से पहले, शादी के टाइम या बाद में भी अगर दहेज मांगा गया तो 6 महीने से 2 साल तक की कैद और 10,000 रुपए तक का जुर्माना है। यहाँ अक्सर एक भ्रम होता है। लोगों को लगता है कि दहेज का मतलब सिर्फ शादी के मंडप तक है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन धारा 4 इसे व्यापक बनाती है। शादी तय होने से पहले की मांग हो या शादी के 5 साल बाद भी अगर मायके से पैसे लाने का दबाव है तो वो भी धारा 4 के दायरे में आएगा। बिल्कुल, एक गंभीर अपराध है। और दोस्तों, इसे याद रखने के लिए ना स्टडी टेक के ट्रिक बहुत मजेदार है। वो पैसों की थैलियों वाले विजुअल को याद रखिए। वो कैसे? देखिए, धारा 3 में पूरा लेना देना हो रहा है, मतलब पूरा ट्रांजैक्शन हो गया, काम हो चुका है, इसीलिए फाइन ज्यादा है, 15,000 या उससे ज्यादा। सही बात है। और धारा 4 में सिर्फ मांगना है, मतलब जस्ट आस्किंग। ट्रांजैक्शन अभी हुआ नहीं है तो फाइन थोड़ा कम है, यानी 10,000। अरे वाह, ट्रांजैक्शन पर भारी फाइन और जस्ट आस्किंग पर कम। है ना लॉजिकल? एग्जाम में ऑप्शंस एलिमिनेट करने में ये लॉजिक बहुत काम आएगा। बिल्कुल, साइकोलॉजी से जोड़ने पर चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं विज्ञापनों और समझौतों वाले सेक्शन पर। अगली स्लाइड में एक अखबार, एक लाउड स्पीकर और एक एग्रीमेंट पेपर है। और उस पर एक बड़ा सा लाल एक्स का निशान है। बिल्कुल, एक बड़ा सा क्रॉस जो किसी चीज की सख्त मनाही का संकेत है। ये हिस्सा धारा 4A और धारा 5 को कवर करता है। धारा 4A विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाती है, जैसे शादी के विज्ञापनों में जो होता था। हाँ, अक्सर समाज में ऐसी मानसिकता देखने को मिलती है जहां लोग अपनी संपत्ति या व्यवसाय का लालच देकर रिश्ते तलाशते हैं। तो शादी के बदले किसी भी संपत्ति का विज्ञापन देना एक संज्ञेय अपराध है। 6 माह से 5 साल तक की सजा और 15,000 तक का जुर्माना हो सकता है। ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि एक समय था जब न्यूज़पेपर में खुलेआम ऐसे विज्ञापन आते थे, एकदम व्यापारिक सौदे की तरह। ये महिलाओं की गरिमा के खिलाफ था। हाँ, तो कानून ने सिर्फ विज्ञापन देने वालों को नहीं, बल्कि छापने वाले मीडिया संस्थानों को भी सजा के दायरे में रखा है। बिल्कुल, और इसी व्यापारिक मानसिकता को रोकने के लिए धारा 5 है।
वो जो लाल क्रॉस वाला एग्रीमेंट पेपर है ना, हाँ हाँ। धारा 5 कहती है कि दहेज के लिए किया गया कोई भी एग्रीमेंट पूरी तरह से शून्य या वॉइड होगा। शून्य मतलब उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है? शून्य का मतलब है कि न्यायालय में उस दस्तावेज की कोई हैसियत नहीं है। अगर दो परिवार स्टैम्प पेपर पर साइन भी कर लें कि 10 लाख का लेन देन होगा और बाद में कोई मुकर जाए तो दूसरा पक्ष कोर्ट नहीं जा सकता। कोर्ट उसे सिरे से खारिज कर देगा, क्योंकि वो अग्रीमेंट जन्म से ही गैरकानूनी था। और यहीं पर स्टडी टेक की वो बेहतरीन ट्रिक आती है। धारा 5 का मतलब है पंचायती। हाँ, स्लाइड में पंचायत में बैठे लोगों का चित्र है। तो लॉजिक ये है कि दहेज के लिए कितनी भी पंचायती कर लो या स्टैम्प पेपर लिखवा लो, कानून के सामने उसकी वैल्यू एकदम शून्य है। बिल्कुल। धारा 5 मतलब पंचायती, जिसका मूल्य है 0। बहुत ही सटीक तरीका है ये याद रखने का, है ना? अब आते हैं उस स्लाइड पर जिस पर लिखा है, यह स्लाइड पुलिस एग्जाम की जान है। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ आग की लपटें हैं, एक घड़ी है और हथकड़ी है। हम डाउरी डेथ यानी दहेज मृत्यु की बात कर रहे हैं। जब भी आपराधिक कानूनों की बात आती है, दहेज मृत्यु सबसे कड़वी सच्चाई है। पुराने कानूनों में तो इसे आईपीसी की धारा 304B के तहत रखा गया था। एग्जाम में 304B हमेशा पूछा जाता था। हाँ, लेकिन अब जो नए बदलाव हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 में BNS 2023 जी, इसके तहत इसे धारा 80 में स्थान दिया गया है। सभी को ये बदलाव याद रखना चाहिए। IPC 304B से BNS 80। और किसी मृत्यु को दहेज मृत्यु मानने की कुछ शर्तें हैं ना? हाँ, 3 मुख्य शर्तें हैं। पहली, कि महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। 7 साल। दूसरी शर्त है कि मौत जलने से, किसी शारीरिक चोट से या असामान्य परिस्थितियों में हुई हो। और तीसरी, मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग को लेकर पति या ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ना या क्रूरता की गई हो। मतलब ये तीनों कड़ियां जुड़ेंगी तभी वो दहेज मृत्यु मानी जाएगी। बिल्कुल, और इसकी सजा न्यूनतम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक है। अच्छा, ये 7 वर्ष की ही लिमिट क्यों रखी गई है? इसका एक गहरा समाजशास्त्रीय कारण है। कानून मानता है कि शादी के शुरुआती 7 साल किसी भी महिला के लिए नए परिवार में ढलने का समय होता है। हाँ, वो बहुत संवेदनशील समय होता है। जी, और दहेज का दबाव भी उसी दौरान सबसे ज्यादा होता है। इसलिए 7 साल का ये विशेष सुरक्षा घेरा है। और इसी 7 साल के लॉजिक को स्टडी टेक ने क्या कमाल की ट्रिक से समझाया है। स्लाइड में शादी की माला और एक चक्की का चित्र है। चक्की? हाँ। ट्रिक ये है कि शादी में 7 फेरे लिए जाते हैं ना, तो कानून भी अगले 7 साल तक अपनी गिद्ध जैसी नजर रखेगा। बहुत बढ़िया। और अगर इन 7 सालों में कुछ भी गड़बड़ हुई तो कम से कम 7 साल तक जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। 7 फेरे, 7 साल की नजर और 7 साल की चक्की। एकदम दिमाग में छप जाने वाला विजुअल है। वाकई। न्यूनतम सजा भी याद हो गई इससे। अब प्रक्रियाओं और अधिकारों वाली अगली स्लाइड पर आते हैं। इसमें हथकड़ी, तराजू और नॉट अलाउड का लाल चिन्ह है। ये धारा 6, 8 और 8A के बारे में है। शुरुआत धारा 6 से करते हैं, जो महिला की संपत्ति की बात करती है। हाँ। कई बार दहेज का सामान लड़की के बजाय ससुराल वालों को मिल जाता है। हाँ। तो धारा 6 एक सख्त डेडलाइन देती है। 3 महीने वाली डेडलाइन ना? बिल्कुल। 3 महीने के भीतर हर हाल में वो संपत्ति महिला को वापस लौटानी होगी, नहीं तो सजा मिलेगी। ये तो महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने का अच्छा तरीका है। इसके बाद धारा 8 आती है। धारा 8 इस कानून को इसके असली दांत प्रदान करती है। ये बताती है कि अपराध की प्रकृति क्या है। पहला, ये गैर जमानती है। नॉन बेलेबल, मतलब पुलिस स्टेशन से जमानत नहीं मिलेगी, सीधे कोर्ट जाना होगा। और दूसरा, ये एक संज्ञेय या कॉग्निजेबल अपराध है। एक भावी पुलिस अधिकारी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। संज्ञेय का मतलब है कि पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं है। बिना मजिस्ट्रेट के वारंट की सीधी कार्रवाई। और स्लाइड पर नॉट अलाउड के साथ एक नोट भी है कि ये गैर शामनीय यानी नॉन कंपाउंडेबल है। हाँ, मतलब इसमें आपसी समझौता नहीं हो सकता। बाहर सेटलमेंट नहीं कर सकते। नहीं। दहेज को समाज के खिलाफ अपराध माना गया है, बस एक छोटा सा अपवाद में कि समझौता केवल न्यायालय की पूर्व अनुमति से ही हो सकता है, ताकि पीड़ित पर कोई दबाव ना हो। बिल्कुल। अब आते हैं इस कानून के सबसे शक्तिशाली हथियार पर, धारा 8A। विजुअल में जो तराजू है वो आरोपी की तरफ झुका है। ये धारा 8A बर्डन ऑफ प्रूफ या सबूत का भार आरोपी पर डालती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नॉर्मली तो जब तक दोष साबित न हो जाए इंसान को निर्दोष माना जाता है ना। जी,
इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और सबूत जुटाने की जिम्मेदारी अब योजन पक्ष की होती है। हाँ। लेकिन धारा 8A इस पूरी व्यवस्था को पलट देती है। अगर आप पर दहेज मांगने का आरोप लगा है तो कानून मान लेगा कि आपने अपराध किया है। आहो। अब ये आरोपी की जिम्मेदारी है कि वो खुद को बेगुनाह साबित करे। ऐसा क्यों? मतलब ये तो सामान्य कानून के एकदम उल्टा है। क्योंकि दहेज के मामले बंद दरवाजों के पीछे होते हैं। पुलिस के लिए बाहरी गवाह या सबूत जुटाना लगभग असंभव होता है। समझी। अगर नॉर्मल कानून रहता तो सबूतों की कमी से ज्यादातर आरोपी छूट जाते, इसलिए ये भार आरोपी पर डाल दिया गया। ये तो पीड़ितों के लिए एक बहुत बड़ा कानूनी हथियार है। अब हम अपनी आखिरी स्टडी टेक स्लाइड पर आते हैं। इसमें एक सरकारी बिल्डिंग, पुलिस ऑफिसर और मीटिंग करते हुए लोग हैं। ये कानून को जमीनी स्तर पर लागू करने की व्यवस्था है। धारा 8B और सलाहकार बोर्ड। धारा 8B के तहत डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है। जी, राज्य सरकारें इनकी नियुक्ति करती हैं। क्योंकि सामान्य पुलिस पर पहले ही बहुत दबाव होता है, इसलिए ये विशेष अधिकारी बनाए गए हैं। इनका काम अधिनियम का पालन करवाना और सबूत जुटाना है। और वो जो मीटिंग वाले लोग हैं वो सलाहकार बोर्ड है ना? हाँ, राज्य सरकारें एक सलाहकार बोर्ड बनाती है जो इन अधिकारियों को सलाह देता है। इसमें अधिकतम 5 सदस्य होते हैं जो सोशल वर्कर्स होते हैं। लेकिन सबसे अहम नियम एग्जाम्स में आता है, इन सदस्यों में से कम 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। मैंडेटरी। एकदम मैंडेटरी। और इसके पीछे का लॉजिक भी साफ है। दहेज महिलाओं के खिलाफ होने वाला अपराध है, तो एक महिला की पीड़ा को दूसरी महिला ज्यादा संवेदनशीलता से समझ सकती है। बिल्कुल, ये सिस्टम में एम्पैथी लाने का प्रयास है। और स्लाइड के अंत में धारा 9 और 10 भी हैं। हाँ, जो नियम बनाने की शक्ति देती हैं। धारा 9 में केंद्र सरकार को और धारा 10 में राज्य सरकारों को। इस पूरे कानून को देखकर यही लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था दहेज प्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत सख्त है। बिल्कुल। और स्टडी टेक की इन ट्रिक्स से ये सब समझना कितना आसान हो गया। वो पंचायत की शून्य वैल्यू, 7 फेरे और 7 साल की चक्की, ये सब एग्जाम के लिए बहुत काम की चीजें हैं। स्टडी टेक को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले ना मैं एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। बताइए। जब धारा 8A के तहत खुद को बेगुनाह साबित करने का पूरा भार आरोपी पर ही डाल दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी शक्ति है, तो क्या हमारा समाज और न्याय प्रणाली इस बात के लिए पूरी तरह तैयार है कि इस शक्तिशाली कानून का इस्तेमाल केवल पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ही हो? ये बहुत गहरा सवाल है। इसका कोई दुरुपयोग न हो, ये सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। एक भावी अधिकारी के रूप में इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो इसी गंभीर विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। सभी उम्मीदवारों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी तैयारी पूरे जोश से जारी रखें। जय हिंद।